1970s में एक फैक्ट्री में काम कर रहे एम्प्लॉय को शिलोंग के पास के एक गांव में कॉन्फिडेंशियल काम से भेजा होता है। वहां से ये जनाब वापस लौटते हैं या नहीं, ये हमारी आज की कहानी में पता चलेगा। भाई वेलकम जी टू दी 8th कहानी ऑफ स्टोरीज। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और हमारी आज की कहानी का नाम है द मिस्ट्री ऑफ विराज कॉटेज। विराज के जो मैनेजर हैं भाई वो उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं। मैनेजर साहब बताते हैं कि भाई देखो काम बड़ा ही सिंपल है, 1 हफ्ते का काम है। उसको जाना है वहां शिलोंग के पास में जो फैक्ट्री का ब्रांच है वहां से कुछ फाइल्स को पर्सनली रिकवर करना है और उनको लेके वापस इसको दिल्ली आना है। अब एक छोटा सा काम था, 1 हफ्ते में घूमना फिरना भी हो जाता। विराज ने भी सोचा बढ़िया है यार, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो वो अपनी लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट एडवेंचर्स के लिए अननोइंगली पैकिंग शुरू करता है। अगले दिन की सुबह ही विराज का टिकट कंफर्म कर दिया जाता है। वो वहां पे पहुंचता है। पहुंच के उसको पता चलता है कि शिलोंग के पास में एक बस्ती है और उस बस्ती के पास में ही फैक्ट्री है। तो बार बार शहर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से शहर कौन करेगा। बस्ती के पास में एक होटल ढूंढने के चक्कर में वो जाता है और वहां पे उसको एक कॉटेज दिखाई देता है। रूम्स अवेलेबल का बोर्ड भी लगा होता है और इसी तरह वो अपना पहला कदम उस कॉटेज में रखता है। कॉटेज जो है वो बहुत ज्यादा फैंसी भी नहीं होता और एकदम खटारा भी नहीं होता। अंदर जाके देखने पर एक वहां पे टेबल रखी होती है, एक टेलीफोन, बेल और वहां पर एक पुराना सा कोई रजिस्टर रखा होता है। बेल को 2-3 बार बजाने पर वहां पर कोई रिसेप्शनिस्ट आती नहीं है। कुछ समय बाद वहां पर एक दादी माँ आती हैं और वो बताती हैं कि भैया ये जगह वह पर्सनली ओन करती हैं और वो इस जगह को पूरी तरह से मैनेज भी करती हैं। रूम की बात शुरू होती है। दादी जी हंसते हंसते कहती हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, रूम वूम सब मिल जाएगा। वो वहां से वो लेजर निकालती है, वही बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम पता, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। ऊपर 2-3 नाम और लिखे होते हैं, भाई उन्होंने भी आज चेक इन किया होता है। और सबसे बेस्ट बात ये होती है कि इस कॉटेज में बड़ी शांति होती है और उसी के साथ यहाँ ये रेट एकदम ही चीप। इससे ज्यादा इंसान को चाहिए क्या। विराज अपनी चाबी कलेक्ट करता है, रूम में जाता है, चेक इन करता है और बढ़िया फ्रेश होता है। अगले दिन विराज जो है भैया वो फैक्ट्री के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां से कई सारी डॉक्यूमेंट्स तो रिकवर कर लेते हैं, लेकिन 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको मिलने में 1-2 दिन का टाइम और लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, अपन तो टाइम लेके आए थे। भैया वो वापस कॉटेज पहुंचता है। वहां बस उसको एक ही बात चुभती है या क्योंकि अब अकेली बेचारी दादी मैनेज कर रही होती है, थोड़ा साफ सफाई का प्रॉब्लम होता है, जैसे थोड़ा पंजेंट स्मेल आना, धूल मिट्टी का रहना, झाड़ू पोछा सही से नहीं लगा वगैरह वगैरह। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। 2 दिन बाद जो डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए थी विराज को मिल जाती है। भैया वो ले लेता, उसका काम खत्म। भाई बिफोर हैंड जनाब वापस अपने बस स्टॉप पहुंचते हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। उसको वहां पे ना एक पोस्टर दिखाई देता है। कोई होता है, मिसिंग होता है, भाई मिल जाए तो लैंडलाइन वगैरह नंबर दिए होते हैं। राहुल चौरसिया, देखा देखा सा नाम लगता है यार काफी। कहाँ बस ये समझ में नहीं आता। बस आती है जनाब, बैठते हैं। अब लेकिन होता है ना कि अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में एक बार चुप जाए तो जब तक उसका आंसर नहीं मिले वो चीज़ अड़ती है। इसको भी समझ में नहीं आता कि यार मैं दूसरे शहर में आके बैठा हूँ, ये नाम इतना देखा देखा सा क्यों लग रहा है। बस स्टॉप आने ही वाला होता है कि इतने में ही रियलाइजेस कि उसने जिस लेजर पे साइन किया था उसके जस्ट ऊपर जो नाम था वो भी शायद कुछ ऐसे ही था जहां तक उसको याद है। जनाब जो है भाई वो कॉटेज पहुंचते हैं। वहाँ टेबल रखी होती है, झांक के देखते तो वहाँ पे लेजर रखा होता है। एनीहाउ यार किसी और का अपन बिना पूछे तो उठा नहीं सकते, तो भाई बेल वेल बजाते हैं। इतने में वो जो दादी हैं वो आती हैं। तो ये कहते हैं कि दादी वो लेजर मिल सकता है क्या जिसमें उस दिन मैंने साइन किया था। तो दादी कहती हैं कि अरे बेटा वो कहना है कि बाइंडिंग थोड़ी सी उसकी खराब हो गई थी तो बनने के लिए दी है, वापस आएगी तो मैं आपको बताती हूँ। लेजर तो वहीं रखा था। दादी ने झूठ क्यों बोला। एनीहाउ यार काम खत्म हो गया, वापस जाना है। भैया जाता है, रूम में फ्रेश होता है, थोड़ा सा सो जाता है। शाम को उठ के जरा बाहर निकलते हैं तो वहां पे देखते हैं कि यार रजिस्ट्रेशन टेबल जो है वो खाली सा था। लैंडलाइन नहीं, लेजर नहीं, वो जो बेल है वो नहीं। बाहर देखता है तो जो रूम्स अवेलेबल का बोर्ड होता है वो भी गायब होता है। शायद दादी कहीं जा रही होंगी। एनीहाउ वो कुछ नहीं कहता और वापस अपने रूम लौट जाता है। रात के 1:30 बजे विराज की नींद खुलती है। किसी के बात करने की आवाज से नहीं, बल्कि उसी के दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश करता है।
इतनी रात गए कौन होगा यार, और कोई उसके रूम में ऐसे कैसे घुस सकता है? एनी हाउ जब वो धीमे से दबे पाँव उस दरवाजे के पास जाता है तो जो भी वहां पे होता है वो वहां से चले जाता है। शायद हो सकता है कि भाई दूसरे भी लोग वहां पे रुके हुए थे, किसी ने गलती से उसको अपना रूम समझ लिया हो शायद। विराज धीरे से अपने दरवाजे को खोलता है। उसका पूरा का पूरा जो फ्लोर होता है उसमें काला खटा अंधेरा, लेकिन जो ऊपर वाली फ्लोर होती है वहां से हल्की सी लाइट आ रही होती है। तो धीमे से विराज जो है भैया कहता है कि भाई जो भी उसके रूम में आए थे एक बार जाके जस्ट चेक कर ले। तो वो सीढ़ियों चढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर के पास में जाता है तो वो जो पंजेंट स्मेल इनके होटल में आ रही थी ना, वो तेज हो जाती है। विराज धीमे से ऊपर वाली फ्लोर पे जाता है। वहां पे उसको अपने कमरे के जस्ट ऊपर वाला जो कमरा होता है उसकी लाइट जली हुई दिखती है। तो वो समझता है शायद ये वही जनाब होंगे जो गलती से अपने रूम में आए थे। एनी हाउ कंफर्म करने के लिए वो उस दरवाजे के पास जाता है। नॉक करता है तो देखता है कि यार दरवाजा खुला हुआ है। तो कहता है एक्सक्यूज मी सर, आप ही थे क्या जो अभी नीचे? अंदर एक आदमी एकदम दुबला पतला मरियल सा अपने अंदर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाए लेटा होता है। विराज कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कोई पेशेंट है, हम डिस्टर्ब करने। लेकिन उसको एक चीज समझ में नहीं आती, इसके रूम से इतनी स्मेल क्यों आ रही है। उसके पास में जाता है, उसका चेहरा देख के डर जाता है। उसके चेहरे की हड्डियां नजर आ रही होती हैं। वो अपने हाथ को उसके नाक के पास ले जाता है। दैट मैन वाज डेड, एंड नॉट जस्ट आज या कल, टाइम काफी हो चुका था। अगर हो चुका है तो उसको यहाँ से हटाया क्यों नहीं है। वो ये सब सोच रहा होता है कि इतने में विराज इन क्वेश्चंस के घेरे में होता ही है कि इतने में एक उसके सर के पीछे कुछ तो बहुत जम के लगता है। खुद को संभालने के लिए वहां पर जो ग्लूकोज का स्टैंड होता है वो पकड़ने जाता है और उतने में उसको लेके साथ में नीचे गिरता है। आवाज आती है उसको कुछ थोड़ी बहुत, आंखें थोड़ी सी खुली होती हैं। वहां पे जो दादी होती है वो स्टैंड को वापस खड़ा करने के पीछे लगी होती हैं और वो देखता है कि वहां पे एक और आदमी था। कौन नहीं पता। क्या विराज जिंदा बचेगा? वो दादी इतना वियर्ड क्यों रिएक्ट कर रही थी लेजर की बात सुन करके? उनके साथ वो आदमी कौन था उस रूम में, और विराज एग्जैक्टली किस काम से शिलोंग गया था? इन सभी सवालों का जवाब इस कहानी के अगले पार्ट में द सर्च फॉर विराज कॉटेज में मिलने वाला है। तो भैया स्टे ट्यून्ड, क्योंकि उस कहानी के आने के साथ साथ उस कहानी में एक नया कैरेक्टर भी आने वाला है। कौन, पता चलेगा।